नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम अपने सीटेट कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें आपकी हिंदी व्याकरण के अलावा हिंदी भाषा शिक्षण भी एक विषय है, ठीक है, जिसको कि हमें परीक्षा की दृष्टि से समझने के लिए ज़रूरी विषय है। तो चलिए अब हम आज बात करेंगे भाषा शिक्षण शास्त्र पर, और इसका बहुत ही एक कहूँगी कि सरल भी, उपयोगी भी, और कहेंगे कि जीवन में भी जिसका उपयोग है और शिक्षण शास्त्र में भी जिसका उपयोग है, उस विषय पे आज हम बात करेंगे। तो विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विषय है हमारा आज का भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। एकदम सामान्य बातचीत हम लोग करेंगे फिलहाल। ये देखिए एक ऐसा विषय है जो भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए भी उपयोगी है, यानी आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी यह उपयोगी है और साथ ही साथ जीवन के लिए भी। तो इसलिए यह अच्छा विषय है, साथ में जरूरी विषय है। अब जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? देखिए, अर्जन और अधिगम हमारे जीवन से जुड़े ही हुए हैं। जब हम इस दुनिया में आए, यानी जब बच्चा यहाँ आता है संसार में, तब से ही उसका अर्जन शुरू हो जाता है। उसके भीतर जो है वह भाषा को सीखता है, वह नए नए क्रियाकलापों को सीखता है। तो क्या वह अर्जित कर रहा है, अर्जन हो रहा है। कुछ समय बाद क्या होता है कि वह घर से निकलकर कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तब वह वहां पर जो चीजें सीखता है, ठीक है। तो अब आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो बच्चा घर में सीख रहा है और जो बच्चा घर से बाहर जाकर सीख रहा है, उन दोनों को क्या कहा जाए। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? अर्जन और अधिगम के बारे में। अर्जन और अधिगम, ठीक है। क्या होता है अर्जन और क्या होता है अधिगम? आज हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम आपकी भाषा के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। अर्जन, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चा जब संसार में आता है तो जो चीजों को, यानी विषयों को, क्रियाकलापों को अर्जित करना शुरू कर देता है। इससे हमें क्या समझ आता है कि अर्जन जो है वह क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। अर्जन क्या है? हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं कोशिश करूंगी कि एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊं, है ना। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरी बात क्या? अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को पता ही नहीं है कि वह जो सीख रहा है, यानी जो अर्जित कर रहा है, सीख रहा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो अर्जित कर रहा है वह ठीक है या नहीं। वह जो देखता है, वह जो सुनता है, उसी को अर्जित करता हुआ चला जाता है। तो कह सकते हैं कि अवचेतन मन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो अवचेतन मन, हमारा अवचेतन मन की यह प्रक्रिया है। इसको हम क्या कह सकते हैं? और यानी कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम अर्जित कर रहे हैं, उसके बारे में हम सचेत नहीं हैं। तो यानी हमें लिख सकते हैं सचेत न रहना, ठीक है। सचेत ना रहना कैसे? अब आप खुद देखिए, आप अपने आसपास भी इन चीजों को महसूस कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी घटनाएं भी जीवन की याद हो बचपन की, तब भी आप इससे कह सकते हैं कि इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जुड़ाव आपको लगेगा। जब बच्चा संसार में आता है, सबसे पहले आपको पता है वह बोलना बिल्कुल नहीं जानता है, सुनना जानता है, ठीक है, तो सुनता है। जब वो बड़ा होता है, यानी कि वह बड़ा होता है, अब क्या होता है, बड़े होने पे बच्चे पर ना, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बोलने की कोशिश जब वो करता है, मतलब ध्वनि उसके मुख से निकलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर बड़ा प्रेशर डालते हैं कि पहले बच्चा मम्मी बोलेगा कि पहले बच्चा पापा बोलेगा।
अब बाई चांस मान लीजिए कि वो माँ बोल देता है, तो सब लोग बोलते हैं देखिए माँ बोला है, पापा नहीं बोला। पापा बोल देता है, तब देखो मम्मी को नहीं मान रहा है, मम्मी माँ बोलते हैं बच्चे, यानी एक प्रेशर होता है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि वह जो बच्चा माँ या पापा बोल रहा है पहले, वो किस कारण बोल रहा है। वह बोल रहा है जो उसने देखा, जो उसने सुना, देखा नहीं सुना। वह जो पहला शब्द उसके मुंह से निकलता है ना, वह वही शब्द होता है जो वह अपने आसपास जो है सुन रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हम जब बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो हम उसके समक्ष कहते हैं कि बेटा मम्मी बोलो, बेटा पापा बोलो, बेटा दादी बोलो, बोलो माँ, बोलो माँ। तो जिस शब्द को वह सबसे जल्दी ग्रहण कर लेता है उसको ही वह बोल देता है। सिंपल, बच्चे का लॉजिक केवल इतना ही है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वह जो है ये जानता है कि नहीं मुझे पहले मम्मा बोलना है, फिर पापा बोलना है, फिर दादी और फिर दादा। ठीक है, कई बार बच्चे पहले अम्मा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसी शब्द को वह सुन रहे हैं, वह शब्द उनके सामने बार बार है। तो अनुकरण के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है, शब्द बोल रहा है। ठीक है, या कुछ भी चीजें वो सीख रहा है। चलिए, ये तो भाषा की बात हुई। खैर, भाषा की बात खैर मैं भी बाद में भी करूंगी। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है तो आप देखेंगे क्या कि जो कुछ भी वह सीखने की कोशिश करता है या सीखता है, वह देख देख कर ही सीखता है। घर में कौन क्या कर रहा है, उसका पारिवारिक जो परिवेश है वह कैसा है, घर में कौन क्या कर रहा है, वही देखकर वह सीखेगा। ठीक है, कि अच्छा यहाँ दीदी जो है वह पढ़ रही हैं, तो वह भी क्या करेगा, अपनी किताब लाएगा और पढ़ने बैठेगा। भले ही उसे भी पढ़ना आता नहीं है, लेकिन वह किताब खोलेगा, वह क्योंकि देख रहा है। ठीक है, तो देख कर ही तो वह क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जब हम अर्जन की बात करते हैं तो अनुकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। किसके माध्यम से? अनुकरण। और जब हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं तब हम सचेत नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि जो हम सीख रहे हैं वह ठीक है कि नहीं है। अब किसी बच्चे ने मान लीजिए कोई खराब आदत सीख ली। ठीक है, खराब आदत सीख ली। अब वह सीखी कैसे? उसे स्वयं थोड़ी आई है कि उसे ये करना चाहिए, देखकर ही उसने सीखा। ठीक है, देखकर ही वह सीख रहा है। तो देखकर यदि वह सीख रहा है तो उसको थोड़े पता है कि ये खराब है या अच्छी है, वो तो आपको पता है, सचेत आप है। ठीक है, बच्चा तो सचेत नहीं है अपने सीखने में, तो वह तो ग्रहण करेगा जो देखेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जब मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा हो तो उसके समक्ष ऐसे ही क्रियाकलापों को करना चाहिए जो अच्छे हों। जैसे बच्चों के सामने ऐसे क्रियाकलाप नहीं करने चाहिए जो बच्चे सीख लें और उनके जीवन पर गलत असर पड़े। तो बच्चों के सामने क्यों इतना संभल कर बोलने के लिए कहा जाता है, क्यों इतना संभल कर बोला जाता है कि ये करो या मत करो। और ये भी कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें जो ग्रहणशीलता होती है वह सबसे ज्यादा अधिक होती है ना। छोटे बच्चे को आप सिखाओगे तो देखिए तुरंत सीख जाएगा। अगर हम इसका उदाहरण देखें, अगर आज के समय में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण देखेंगे तो पता है क्या है? मोबाइल आप देखिए, क्या बच्चा जब संसार में आता है उसको पता है मोबाइल क्या होता है? उसको तो नहीं पता मोबाइल क्या होता है। अगर आप चाहो तो बिल्कुल मोबाइल बच्चों से दूर रख सकते हो, बच्चे को कुछ सालों तक पता भी ना चले कि इसको मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, उसको हमेशा ये दिखना चाहिए कि इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बड़ों के लिए है, बड़ों के प्रयोग की चीज है। लेकिन अब जब सब मोबाइल चला रहे हैं और बच्चा भी बैठकर आपके बगल में देख रहा है, तो आप उसको अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो ऑब्वियसली वह सीखेगा ही। उसको तो यह है कि जब देख रहा हूं तो बिल्कुल देखूंगा। और स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्यों? क्योंकि मोबाइल नहीं चल रहा है। मोबाइल पर देखकर ही चीजें देखेगा वो, फिर खाना खाएगा। तो ये क्या है? ये अनुकरण है कि जब वही कार्य सब लोग कर रहे हैं, हम लोग खुद जो है मोबाइल पर बैठकर, मोबाइल पे मतलब मोबाइल के सामने बैठकर अगर खाना खाएंगे तो बच्चा वही सीखेगा। तो ये क्या है? बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है, बिल्कुल भी सचेत नहीं है। और ये क्या है? हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वह स्वाभाविक रूप से सीखेगा। ठीक है, ये होता है अर्जन। इसी में बच्चा जो है आपकी बहुत सारी चीजें सीखता है।
है ना। कुछ अच्छी आदतें भी सीखता है, कुछ खराब आदतें भी सीखता है, जो अब तक उसको नहीं पता है कि ये अच्छी आदतें हैं या खराब आदतें हैं, है ना। चलिए अब हम चलते हैं अधिगम की ओर। अधिगम, ये बिल्कुल भी कोई कहने को आपको हो सकता है लगे कि नया शब्द है, लेकिन नया शब्द नहीं है, ये बिल्कुल परिचित है। कैसे? अधिगम को यदि हम अंग्रेजी में बोले तो लर्निंग तो सब जानते हैं, यानी सीखना, किसी चीज को सीखना। तो अधिगम का मतलब क्या हो गया? सीखना। अब यहां पे भी सीखना है, वहां पे भी सीखना है, यहां लेकिन अलग प्रकार का। यहां अब सचेत होकर हम सीखेंगे, ठीक है। अनुकरण केवल नहीं होगा, सचेतता आएगी, ठीक है, चिंतन आएगा। तो चिंतन के साथ सचेतन मन से जब हम सीखते हैं किसी चीज को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से, तो वह क्या कहलाता है? वह अधिगम कहलाता है। तो क्या है ये? सीखना, ठीक है। ये स्वाभाविक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रयास करना पड़ता है, यह प्रयासपूर्ण होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अधिगम में एक और प्लस पॉइंट क्या है? अधिगम की हम बात क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, है ना, जो कुछ भी बच्चा बचपन में अर्जित करता है, चाहे वह अच्छी आदतें हों चाहे वह खराब आदतें हों, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से सीखे, अपने आसपास देखे, अनुकरण के माध्यम से वह सीख गया। लेकिन जब वह अधिगम की प्रक्रिया में आएगा, तब उसे उन आदतों का अर्थ पता चलेगा, ठीक है। तब उसे पता चलेगा कि अच्छा ये जो मैं करता हूं ये मैं गलत करता हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये जैसे बच्चे ने मान लीजिए बचपन में झूठ बोल दिया, अब वो झूठ नहीं जानता क्या होता है, ठीक है, वो तो उसने आप लोगों को बोलते हुए देखा तो उसने बोल दिया, ठीक है, उसने भी बोल दिया। लेकिन यहाँ पे वह सीखेगा कि अच्छा झूठ बोलना ये होता है। तो ये है आपका अधिगम। अब हमारे लिए जो मुख्य क्या है वह दोनों ही है, लेकिन ज्यादा मुख्य क्या है? अधिगम है। हम अधिगम पर फोकस करेंगे। अभी ये बिल्कुल सामान्य रूप से केवल अर्जन और अधिगम की बात कर रहे हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की, ठीक है। तो यहां आपका ये क्या हुआ? अर्जन और अधिगम। अधिगम की एक दो परिभाषाएं मैं लिख देती हूं, साथ में ये ध्यान रखिएगा कि अधिगम जो होता है ना वो सबके भीतर होता है। सबके भीतर मतलब संसार के सभी जीवों में होता है अधिगम, ठीक है। पशुओं तक में होता है, लेकिन कोटियां भिन्न होती हैं उनकी, है ना, स्तर भिन्न होते हैं। सबका अधिगम एक जैसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई जल्दी सीख सकता है, कोई हो सकता है लेट सीखे, कोई कभी उस चीज को सीख ही ना पाए, ये बिल्कुल हो सकता है। तो लर्निंग या स्लो लर्निंग होगी या फास्ट लर्निंग होगी, है ना। अधिगम सब में होता है। कैसे? उदाहरण कि चलो मनुष्यों में तो दिख रहा है, पशुओं में कैसे? अब पशुओं में आप देखिए कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे कुत्ता हो गया। कुत्ते को आप एक गली का कुत्ता है और एक जो जिसको आप पालते हो घर में रहने वाला कुत्ता है, या गली के कुत्ते को ही आप मान लीजिए घर में पालने लगे। आप चाहो तो उस जो गली का कुत्ता है उसको सिखा सकते हो, और जब वो घर में आएगा और आपके साथ रहने लगेगा तो सीखेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें वो सीख जाएगा, समझे। जबकि जब वो गली में है तो वह कुछ नहीं सीख रहा है, वो अपनी मन मर्जी का मालिक है, ठीक है, उसको जब जो चाहे जो करना है वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको अधिगम के अंतर्गत लेकर आते हो तो वह सीखता है ना। तो अधिगम यानी कि सबके भीतर होता है, बस इसकी कोटियां भिन्न होती हैं, स्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चलिए, हम कई बार कहते भी है ना, अरे ये बच्चा तो बड़ी जल्दी चीजें सीख लेता है, ये बच्चा थोड़ा इसको वक्त लगता है लेकिन सीख लेता है, इस बच्चे का तो स्तर बहुत है, ये सीख ही नहीं पा रहा है। तो ये भी है। तो क्या है? स्तर भिन्न होते हैं, लेकिन अधिगम सबके अंतर्गत सबके लिए जरूरी है, होता ही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अधिगम की मैं एक दो परिभाषा भी यहां लिख देती हूं। मैंने कहा ना परिभाषाएं रटनी नहीं है, ठीक है। चलो पहली परिभाषा मैं लिखती हूं कि अनुभव के आधार पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। चलिए, किसने कहा है ये कहा है गेट्स ने, ठीक है। तो गेट्स कहते हैं कि अनुभव के आधार पर
होने वाले परिवर्तन को, और ये परिवर्तन कैसा होगा, इस परिवर्तन को हम बोलेंगे व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, व्यवहार परिवर्तन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो ये समझ आ गया आपको। अच्छा, मैं परिभाषा क्यों लिखवा रही हूं, आपको एक दो परिभाषाएं हमेशा पता होना चाहिए, भले ही वो आपके एग्जाम में पूछी जाए या ना पूछी जाए, ये तो खैर दूसरा सवाल है, लेकिन आपको परिभाषाएं एक दो हमेशा याद रहनी चाहिए। यदि आपको यह संबंध, यदि यह विषय समझना है उसके भी परिप्रेक्ष्य में जरूरी है, और यदि आपको किसी को विषय समझाना है तब भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये गेट्स के आधार पर, ठीक है, ये क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, ये गेट्स कहते हैं कि अनुभव के आधार पर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। सिंपल। ओके, तो क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। ठीक है, सिंपल, अधिगम आपकी कहलाती है। ये दोनों आपके अधिगम के बारे में है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, सिंपल हो गए। अब मैंने क्या बोला कि अधिगम किससे जुड़ा हुआ है, व्यवहार परिवर्तन। तो यहां मैं सिंपल लिख दूंगी क्या, व्यवहार परिवर्तन, कि जब भी हम सीखते हैं, ठीक है, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। कैसे, मान लीजिए बचपन में आपने कुछ सीखा है ना, कोई भी आदत सीखी, जब आप अधिगम के अंतर्गत आई तो आपको पता लगा कि नहीं ये आदत अच्छी नहीं है, तब आप क्या होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ना। तो यही बस व्यवहार परिवर्तन होता है कि जब आपको ये पता लगा कि नहीं ये आदत अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बचपन में बच्चे से कहा कि बच्चे ने झूठ बोला, आप बच्चे को बोलो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बच्चे को नहीं पता कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, झूठ क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता, उसने तो जो देखा उसने वह सीखा। जब वो अधिगम के अंतर्गत आएगा तब उसे ये पता चलेगा कि अच्छा झूठ बोलने से ये होता है, झूठ ये होता है, और झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। तब क्या होगा, तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो व्यवहार परिवर्तन से जुड़ा हुआ है क्या, आपका अधिगम। ये ध्यान रखिएगा, अधिगम व्यवहार परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। और ये तो आप जानते ही हैं कि व्यवहार परिवर्तन किससे जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व के निर्माण से। ठीक है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, अगर हम व्यवहार परिवर्तन को देखेंगे तो दो तरीके के वो हमें दिखाई देंगे। हमेशा ऐसा नहीं है ना कि बच्चा यहाँ आके अधिगम में यही सीखे कि अच्छा झूठ नहीं बोलना चाहिए तो वो झूठ बोलना छोड़ दे। मान लो बचपन से वह नहीं बोल रहा है झूठ, लेकिन अगर वह ऐसे लोगों की संगति में पड़ गया जो झूठ बोलते हैं और जिनके लिए झूठ बोलना अच्छा है, ठीक माना जाता है, तो क्या सीखेगा, वो सीखेगा ना झूठ बोलना। तो इसलिए व्यवहार परिवर्तन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। कैसा, एक आपका हो गया सकारात्मक
और दूसरा क्या हो गया आपका नकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक। अधिगम याद रखिएगा क्योंकि मैं बताती हूं। अधिगम ध्यान रखिएगा दोनों प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक अधिगम भी हो सकता है और नकारात्मक अधिगम भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी सवाल है, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि क्या अधिगम केवल सकारात्मक होता है? नहीं, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो नकारात्मक अधिगम भी हो सकता है और आपका सकारात्मक अधिगम भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों जो है किस पर निर्भर करते हैं? जो भी उस बच्चे की या व्यक्ति की परिवेश है, ठीक है, परिवेश या पारिवारिक परिवेश, पारिवारिक स्थिति, समाज, ये सब जो है इन पर निर्भर करता है कि हाँ अधिगम नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा। तो परिवार, परिवेश और किस पर? समाज पर निर्भर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि इन तीनों चीजों पर, या मतलब इससे भी ज्यादा और भी फैक्टर्स होते हैं, इन सब पर डिपेंड करता है कि व्यवहार परिवर्तन कैसा होगा। और उसी से क्या निर्भर करता है? उसी पर अधिगम निर्भर करता है कि अधिगम कैसा होगा। ठीक है, नकारात्मक होगा कि सकारात्मक होगा। समझ में आ गई इतनी सारी बात आपको? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, अभी हमने अर्जन और अधिगम को समझा। अब हम अधिगम के प्रकारों को समझेंगे। अधिगम के कुछ प्रकार होते हैं तो हम उनको भी समझेंगे। ठीक है, देखिए अधिगम के ना 3 प्रकार माने जाते हैं। कितने? 3 प्रकार माने जाते हैं। संज्ञानात्मक माना जाता है, क्रियात्मक माना जाता है और भावात्मक माना जाता है। तो ये 3 प्रकार हमें अधिगम के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया? क्रियात्मक। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया आपको? एक भावात्मक। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के अधिगम माने जाते हैं। कौन से? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम की यदि हम बात करें तो वह ज्ञान से संबंधित है, यानी ज्ञान अर्जन। ठीक है, तो सिंपल मैं 1 वर्ड से ही लिखूंगी कोशिश करूंगी। ज्ञान से ये संबंधित है। और जो आपकी क्रियात्मक है वह क्रिया से संबंधित होगा। ठीक है, क्रिया से, तो क्रिया से संबंधित हो गया आपका क्या? क्रियात्मक अधिगम। और भावात्मक किससे होगा बताइए? भावात्मक भावनाओं से संबंधित होगा। अभी मैं इनको समझाती हूं हालांकि। और ये आपका क्या हो गया? भावनाओं से संबंधित। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये 3 प्रकार के अधिगम होते हैं जिनमें कि संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अब देखिए, संज्ञानात्मक में 3 प्रकार के और अधिगम मिलते हैं हमें। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा होता है प्रत्यक्षात्मक। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी जिन चीजों को हम देखकर, छूकर ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है, तो वह प्रत्यक्षात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्षात्मक हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है? दूसरा प्रत्यात्मक होता है और तीसरा होता है साहचर्यात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे
पहला प्रत्यक्षात्मक हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका प्रत्यात्मक हुआ, और तीसरा आपका हो गया साहचर्यात्मक। ठीक है, तीनों आपके संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रत्यक्ष में मैंने क्या बताया, जहां पे हम चीजों को, वस्तुओं को, विषयों को छू कर देख सकते हैं। ठीक है, मूर्त होती हैं। ठीक है, मूर्त क्या होता है, जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं। तो छू कर देखना या मतलब उनको हम देख पा रहे हैं, उस तरीके से जब ज्ञान अर्जित होता है तो क्या हो रहा है, वह प्रत्यक्षात्मक में। मान लो अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि बच्चा जो होता है ना, बड़ा जिद्दी तो होता है, ये बच्चे मानते कहाँ हैं, बच्चों को पता तो है नहीं, कुछ भी नहीं पता होता है शुरुआती स्टेज में। तो क्या होता है कि जब हम उनको ये बोलते हैं, मान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है आपका आग से खेलना चाह रहा है। ठीक है, आप क्या करते हो, उसको मना करते हो कि मत छुओ। ठीक है, बिल्कुल मत छुओ। नहीं, रुकिए, ये वाला उदाहरण नहीं, सिंपल से उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि प्रत्यक्षात्मक में उसने कुछ भी देखा। ठीक है, जिन चीजों को वह छू पा रहा है और उनको वह महसूस, मतलब उनको देखकर ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षात्मक। तो यहां पे छू कर, देख कर ज्ञान अर्जित। ठीक है, वैसे वाला एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे क्या होता है कि बच्चे को आप आग के लिए मना करते हो, लेकिन बच्चा मानता नहीं है ना, वह उसको छूने की कोशिश करता है। बता रहे हैं हम उसको कि जल जाओगे, अब उसको जलने का अर्थ तो नहीं पता, जैसे ही वो उसको छूता है जल जाता है, तो उसको ज्ञान अर्जित हो जाता है क्या, कि अब आग को नहीं छूना है ना, आग को कभी नहीं छूना है। तो इसलिए ये जो प्रत्यक्षात्मक आपका संज्ञानात्मक अधिगम होता है, ये हमेशा बाल्यावस्था में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये बाल्यावस्था में ही उपयोगी होता है। चलिए, प्रत्यात्मक में क्या होगा, जब हम कल्पना के सहारे चीजों को समझ पाएंगे, विषयों को समझ पाएंगे, यानी अमूर्त चिंतन या कल्पना के सहारे हम विषयों को जब समझ पाते हैं, तो यहां पे छूकर देखकर आ जाता है, यहां चिंतन। ठीक है, चिंतन आ जाता है। चिंतन के माध्यम से जब हम सीख पाते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, ये आपका किशोरावस्था में उपयोगी होता है, वह हमारा बाल्यावस्था में हुआ, यहां पे चिंतन मनन हो जाता है। ठीक है, यानी अमूर्त विषयों को भी हम चिंतन के माध्यम से समझ सकते हैं, तो ये किशोरावस्था में उपयोगी होता है। अब ये जो सहचर्यात्मक है ना, ये बड़ा जरूरी है, और ये तो खैर आप सभी बिल्कुल अंदाजा भी लगा सकते हो। क्या होता है कि अनुभव या ज्ञान के आधार पर जो नया अनुभव या ज्ञान हमें मिलता है, जिसको अक्सर हमारे मम्मी पापा हमसे कहते भी है ना, क्या कहते हैं कि जब ठोकर खाओगे तभी पता चलेगा। तो जब तक हम ठोकर नहीं खाते तब तक हमें नए ज्ञान के बारे में नहीं पता चलता। तो मतलब सहचर्यात्मक में क्या होता है, ये हमारे अनुभव ही हमें नया अनुभव या ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अनुभव या ज्ञान के आधार पर नया अनुभव या ज्ञान। ठीक है, तो अनुभवों के आधार पर हम सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अनुभव या ज्ञान के आधार पर नया अनुभव या ज्ञान। ठीक है, अब ये हमारा कब चलता है, किस उम्र में, ये किशोरावस्था से लेकर जीवन पर्यंत हमारे साथ ही रहता है। हम हमेशा अपने अनुभव या ज्ञान के सहारे नया अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चलता है किशोरावस्था से जीवन पर्यंत।
ठीक है, चलिए सिंपल, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्रियात्मक। अब देखिए, इसमें तो ज्ञान से संबंधित था, तो आपको समझ में आ गया कि ज्ञान से संबंधित आप क्या क्या चीजें बेसिकली कैसे सीख सकते हैं, किस अवस्था में क्या हो रहा है। अब क्रियात्मक, क्रियात्मक में क्या होगा कि यहाँ पे स्वरूप व गति पर ध्यान जाता है। ठीक है, यहां हम करके सीखते हैं, समझ गए। तो करके सीखने में कैसे, अब जैसे छोटा बच्चा होता है, बाल्यावस्था में भी ये होता है और किशोरावस्था में भी होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो बाल्यावस्था में कैसे होता है कि जैसे बच्चा बोलना सीख रहा है ना, चलना सीख रहा है, ठीक है, और बिना सहारे के खड़ा होना सीख रहा है, तो ये सभी बाल्यावस्था में हो गया। और किशोरावस्था में जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, हम स्विमिंग करना सीखते हैं, तो बाकी जो भी चीजें हम सीखते हैं। तो क्रिया से यहाँ मतलब है, तो यहाँ पे प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था, उसमें ये उपयोगी होता है। तो मैं केवल इसके बारे में इतना ही लिखूंगी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। तो क्या है, ये कार्य को करके सीखना, ठीक है, करके सीखना क्रिया से संबंधित है, क्रिया करके देखना और तब आप सीखते हो। आप खुद सोचो कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो एक ही बार में सीख जाते हो कि आप बैठे साइकिल पे और सीख गए? नहीं, कोशिश करते हो शुरुआत में, कई बार गिरते भी हो, लेकिन आपको जो प्रक्रिया है वो फॉलो करनी पड़ती है कि ऐसे आपको बैठना है, ऐसे पैर रखने हैं और फिर चलाने का प्रयास करना है। तो कैसे, आप जैसे बच्चा, चलिए तो किशोरावस्था का उदाहरण हो गया। अब बच्चे को देख लीजिए, चलने की कोशिश करता है, खड़े रहने की कोशिश करता है, गिर जाता है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो कोशिश करेगा कि कुछ सहारा लेके मैं खड़ा हूं, तो सहारा लेके खड़ा होगा, सहारा लेकर भी थोड़ी देर खड़ा रह पाएगा, ठीक है, बैठ जाएगा। फिर सहारा लेने के बाद वह क्या करता है, धीरे धीरे सहारे को छोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए छोड़ेगा, गिर जाएगा। फिर क्या होता है, ऐसे ही बच्चा चलना सीख जाता है बिना सहारे के। तो ये है क्या, क्रियात्मक अधिगम। समझ में आ गई बात? क्रियात्मक अधिगम क्या होता है, एकदम आसान है, ठीक है ना। तो जैसे तैरना सीखना हो गया, साइकिल चलाना सीखना हो गया, ये क्रिया किशोरावस्था में आ गया। और बाल्यावस्था में आपका क्या हो गया, किसी वस्तु तक बच्चा पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब बच्चा जब संसार में आता है तो ना उसे कहते हैं ना, क्रॉलिंग भी नहीं आती, नहीं खिसकना भी नहीं आता, तो वह पेट के बल खिसकना सीखता है और घुटनों जो कहते हैं ना, घुटनों के बल चलता है, फिर वह चलने लगता है। तो ये सारी चीजें क्रियात्मक में आएंगी। ओके, अब हमारा कौन सा है, भावात्मक, यानी कि भावनाओं से संबंधित। इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम शारीरिक क्षमताओं से के अलावा मानसिक क्षमता का विकास ज्यादा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शारीरिक क्षमता से ज्यादा से अधिक मानसिक विकास पर जोर, ठीक है। ठीक है, मानसिक विकास। इसमें उदाहरण कैसे बताएंगे आप, जैसे कि बच्चा चीजों को पहचानना जब सीख रहा है, क्या कि बच्चा चीजों को पहचानना सीख रहा है, ठीक है, चित्र के माध्यम से। जैसे जब बच्चा चीजों को पहचानना, अब जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को कभी आप जू नहीं लेके गए, ठीक है, आप जू को नहीं लेके, शुरुआती में दौर में, शुरुआती अपने बालपन में कौन बच्चा जू जाता है और जाके पहचान भी नहीं लेता शेर है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा जानता है कि ये शेर है। कैसे जानता है, क्योंकि आप उसको चित्र दिखाते रहते हो कि देखो ये शेर है, ठीक है, ये क्या है, ये बंदर है। तो बच्चा उन सारी चीजों को देखे बिना भी पहचान सकता है, ठीक है। जैसे ही टीवी देख रहा है और टीवी में शेर आ गया, उसने कभी नहीं देखा शेर, लेकिन चूंकि उसने चित्र में देखा है, तुरंत पहचान जाएगा और बोलेगा शेर, ठीक है। तो यही चीजें आती हैं भावात्मक में। दूसरा क्या,
शरीर के अंगों को पहचानना, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, भावात्मक में आती हैं। बच्चा शरीर के अंगों को पहचान रहा है, आप उसको सिखाते हो, है ना, ये नाक है, ये कान है, और ये तो ऑब्वियसली बच्चों का भी फेवरेट टाइम होता है, और हम लोगों का भी, जब बच्चा होता है घर में तो यही सब करवाते रहते हैं उससे। तो क्या है, ये सारी चीजें हमारी भावात्मक अधिगम के अंतर्गत आती हैं, जिसमें शारीरिक क्षमता से अधिक मानसिक क्षमता पर जोर दिया जाता है। क्योंकि संसार में यदि बच्चा है, आया है, तो केवल उसका शारीरिक विकास नहीं करना है ना, मानसिक विकास भी करना है। और कहते हैं कि बचपन में जो बच्चे का दिमाग होता है वह जल्दी सीखता है, तो अधिगम इसीलिए भावात्मक लिखा हुआ है। सीखना बहुत जल्दी चीजों को ग्रहण करता है। एक बड़ा व्यक्ति किसी भी विषय को समझने में, मतलब किसी भी विषय को समझने में वक्त लगा सकता है, बच्चा बहुत जल्दी समझ सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप उसको साइंस समझाने की कोशिश करें, मैं बस एक बात बता रही हूँ कि कुछ चीजें होती है ना कि बच्चा तुरंत सीख जाता है। जैसे हाँ, जैसे एक और उदाहरण है मेरे पास कि बच्चे जो हैं आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा मोबाइल में एक्टिव रहते हैं। उनको पता है कि मोबाइल में कौन सी चीज कहाँ है, कैसे ठीक होगी, कौन सी चीज, मतलब कौन से क्या क्या सिस्टम है, उनको सब पता रहता है। हमें भी उतना नहीं पता रहता, तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शारीरिक क्षमता से अधिक मानसिक विकास पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, अधिगम, और उनके क्या हो गए, प्रकार हो गए, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा सिंपल क्या हो गया कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है, हमने पढ़ लिया। सॉरी, भाषा नहीं, अभी अर्जन और अधिगम पढ़ा। अब हम आते हैं आपकी भाषा के बारे में। इसको पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसके बिना हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को समझने के लिए हमें अधिगम और अर्जन समझना जरूरी है। अब आते हैं हम भाषा पर, ठीक है। अच्छा, अधिगम के बारे में मैं एक चीज और बता रही हूं। अधिगम दो तरीके से हो सकता है, मैं यही लिख देती हूं, ठीक है। यहां मैं कॉर्नर में लिख देती हूं कि अधिगम दो तरीके से और हो सकता है। कैसे? एक होता है व्यवहार परिवर्तन में देखा जाए, है ना, व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम, और दूसरा भाषा अधिगम, ठीक है। तो एक व्यवहार परिवर्तन अधिगम और दूसरा क्या हो गया आपका, भाषा अधिगम। तो व्यवहार परिवर्तन और भाषा, यहां मैं इसे लिख देती हूं। चलो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भाषा के बारे में। थोड़ी सी बात हमें करना जरूरी है भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? हाँ, भाषा क्या होती है? भाषा सिंपल, अगर सामान्य से अगर हम अपना परिभाषा बोलें तो क्या है, अपने विचारों, अपने भावों को प्रकट करने का माध्यम है भाषा, ठीक है। संप्रेषित करने का, अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम है भाषा, ठीक है। भाषा के माध्यम से ही हम सामने वाले व्यक्ति के विचारों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और वह भी हमारी बातों को ग्रहण कर पाता है, ठीक है। तो भाषा केवल इतनी ही हम समझेंगे कि एक माध्यम है ना, इनके माध्यम से जिसके कारण हम अपनी बातों को यहां से वहां पहुंचा रहे हैं। ओके, अब देखिए, भाषा हमें मुख्य रूप से अगर देखें तो दो प्रकार से मिलती है। एक आपकी हो गई लिखित भाषा, एक आपकी हो गई मौखिक भाषा। लेकिन हाँ, एक तीसरी भाषा भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, कौन सी, सांकेतिक भाषा भी। तो केवल ये जनरल में एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, भाषा नहीं पढ़ा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन सी भाषा मैंने बोला, मौखिक, ठीक है, लिखित, और जो हम तीसरी शामिल कर चुके हैं क्या है, सांकेतिक। तो सांकेतिक भाषा भी आपकी होगी। ओके, तो यहाँ तीन प्रकार की भाषाएं आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारा मुख्य विषय तो ये नहीं है। अब हम भाषा के अंतर्गत समझेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ठीक है। क्या? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम।
भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक है, सिंपल। अब मैंने एक उदाहरण शुरुआत में आपको दिया था, क्या कि बच्चा जो है माँ या पापा पहले क्या बोलेगा, बच्चे पे कितना प्रेशर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बच्चा जो सुनेगा, है ना, वही बोलेगा, यानी अनुकरण के माध्यम से ही वह बोलता है। ठीक है, बोलना सीखता है। ओके, तो यहाँ पे भाषा अर्जन में ये ध्यान रखना कि अनुकरण के माध्यम से ही वह बोलना सीखेगा। ठीक है, तो भाषा अर्जन अनुकरण के माध्यम से होगा। और क्या होगा, भाषा अर्जन प्राकृतिक होगा। क्या प्राकृतिक होगा, यानी कि सचेत नहीं रहेगा बच्चा, जो भी सीख रहा है तो प्राकृतिक होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा भाषा अर्जन, अगर हम बात करें भाषा अर्जन की तो अनुकरण के माध्यम से होगा। ठीक है, यहां हम अनुकरण भी लिख लेंगे, और वह जो भी सीखेगा उसकी पुनरावृत्ति भी करेगा। ठीक है, दोहराएगा उसको। ठीक है, पुनरावृत्ति भी इसमें आ जाएगी। अब देखिए, बच्चा जो कुछ भी बचपन में सीख रहा है, याद रखिएगा, जो कुछ भी सीख रहा है बच्चा, चाहे वह अच्छी भाषा हो चाहे वह खराब भाषा हो, वह अनुकरण के माध्यम से ही सीख रहा है। ठीक है, किसके माध्यम से सीख रहा है, अनुकरण के ही माध्यम से सीख रहा है। ओके, अधिगम में ऐसा नहीं होता, मैं भी आपको अधिगम भी समझाऊंगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, भाषा अर्जन के बारे में। क्या बोला मैंने, ये एक अवचेतन मन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखती हूं ठीक है, अवचेतन मन की प्रक्रिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि ये इसमें बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है वह अनौपचारिक भाषा सीख रहा है। अनौपचारिक मतलब कि जिसके बारे में, जिसकी व्याकरण के बारे में, जिसकी शुद्धता के बारे में, क्रमबद्धता के बारे में उसको कोई भी ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है वह। ठीक है, तो यहाँ बच्चा क्या सीख रहा है, अनौपचारिक भाषा सीख रहा है। ठीक है, अनौपचारिक भाषा वह सीख रहा है। दूसरा, अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अवचेतन मन में भी, अवचेतन मन की प्रक्रिया भी वही बात है कि बेसिकली वह व्याकरणिक नियमों के साथ भाषा को नहीं सीख रहा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होकर भाषा को नहीं सीख रहा है। चलो, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मनुष्य भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। ठीक है, मनुष्य भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या मनुष्य क्या करेगा, जो कुछ भी उसके आसपास उसको सुनाई दे रहा है वही वो बोलेगा। आप देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब बच्चा इस जीवन में आता है, इस संसार में आता है, अब उसको नहीं पता है ना कि किसको क्या कहते हैं, उसको तो असल में ये भी नहीं पता होता कि माँ किसको कहते हैं। माँ उसको पता है कि ये जो लेडी है जो मेरी देखभाल कर रही है और ये कह रही है इतने प्यार से कि बेटा माँ बोलो, तो वो माँ बोल देता है। ठीक है, लेकिन असल में उसे माँ शब्द का अर्थ नहीं पता है, उसे संबंध नहीं पता है। ठीक है, कि ये दादी है, दादी अर्थात पापा की मम्मी, उसको नहीं पता है, उसको बस पता है दादी बोलना है, उन्होंने कहा दादी बोलो तो मैंने दादी बोल दिया, उसको नहीं पता कुछ भी अर्थ। ठीक है, दूसरी बात कि बच्चे को जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये ज्ञात होता जाता है कि अच्छा, यदि मैं खाना बोलूंगा या मैं बोलूंगा भूख तो मुझे खाना मिलेगा, यानी मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, यदि मैं यह पानी बोलूंगा तो मुझे पानी मिल जाएगा। तो ऐसे शब्दों के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है, अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहा है। और ये सारे शब्द भी उसकी खुद की डिक्शनरी में नहीं है कि उसने आके संसार में आके पहले डिक्शनरी बनाई कि अच्छा मैं ये शब्द बोलूंगा, ये शब्द बोलूंगा, नहीं।
वह भी ये सारे शब्द कहाँ से सीख रहा है? अपने परिवार या जो भी आसपास जो परिवेश है उसका, उससे वह सीख रहा है। ठीक है, तो अगर बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा अपशब्द बोलता है तो वो कहाँ से सीखेगा? परिवार से ही सीख रहा है। ठीक है, अगर बच्चा अपशब्द बोल रहा है, अभी तक उसकी स्कूली जो स्कूली शिक्षा है वह प्रारंभ नहीं हुई है, तो बिल्कुल वह घर से ही सीख रहा है या अपने परिवेश से सीख रहा है। ठीक है, अपशब्द। अच्छा, वो अपशब्द क्यों बोल रहा है? पुनरावृत्ति, यहाँ एक शब्द है पुनरावृत्ति। अगर उसको ये पता होता कि अपशब्द जो है नहीं बोलने चाहिए, ये अच्छे शब्द नहीं है, खराब है, इनको बोलना गलत बात है, तो क्या वह बोलता? उसको नहीं पता है। ठीक है, उसको जब ये पता ही नहीं है तो वो पुनरावृत्ति तो बिल्कुल करेगा। अब आप खुद देखिए कि कई बार हम लोग सबसे ये कहते हैं अपने घर में, जब बच्चा होता है तो हम कहते हैं ना कि जो भी बोलना है सोच समझ के बोलिए, बच्चा है, बच्चे के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। ठीक है, क्योंकि बच्चा उनको अगर ग्रहण कर लेगा तो ये तो पक्की बात है कि वो जाके बाहर वहां बोलेगा। और अगर आपने ये बोला कि बच्चा मत, बेटा इसको मत यूज करना है शब्द को, जब तक उसके पीछे का मीनिंग अपना समझा दो तब तो वो पक्का करेगा। बच्चे तो वही कार्य करते हैं ना जिसके लिए आप मना करो, तो तब वो पक्का वही कार्य करेगा। इसलिए हमेशा बच्चों के सामने कहा जाता है कि ठीक भाषा का, अच्छी भाषा का प्रयोग करो, क्योंकि जैसी भाषा का आप प्रयोग करोगे बच्चा क्या करेगा? अनुकरण के माध्यम से सीखेगा उसको और फिर उसकी पुनरावृत्ति करेगा। तो ये दोनों चीजें अर्जन में ही आती हैं। ओके, अनौपचारिक भाषा सीखेगा यानी व्याकरण संबंधी वह ये सब तो सीख लेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर लड़की है घर में और वो बोलती है, उसको ये नहीं पता है कि उसे जाती है बोलना है कि जाता है बोलना है, लेकिन आप वह अनुकरण के माध्यम से ये सीख लेती है कि अच्छा जाती है तो मैं अपने लिए, मेरे लिए जाती है शब्द प्रयोग होगा कि मैं जा रही हूँ, मैं जाती हूँ। ठीक है, या फिर अगर वो गलत बोल रही है तो आप उसको ठीक भी कर दोगे कि तुम जाता है नहीं बोलोगे, जाती ही बोलोगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो लिंग में दिक्कत करते हैं कि वो जाता की जगह जाती बोलते हैं, जाती की जगह जाता बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में बच्चा केवल अनुकरण के माध्यम से सीख गया, लेकिन असल में उसको ये नहीं पता कि जाती है और जाता है क्या। ठीक है, और स्त्री के लिए जाती है क्यों प्रयोग होता है और पुरुष के लिए जाता है क्यों प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये औपचारिक भाषा यही होती है। ठीक है, अनौपचारिक भाषा यही होती है जहां हमें व्याकरण के नियम, क्रमबद्धता, व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, चलिए, अर्जन जो भाषा अर्जन होता है वह सहज एवं स्वाभाविक होता है। ठीक है, इसमें कोई नियम ही नहीं होते तो सहज और स्वाभाविक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सहज और स्वाभाविक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसमें हम बोलना व समझना सीखते हैं। ठीक है, बोलना इसी के अंतर्गत आता है, तो बोलना और समझना इसी में हम सीखते हैं भाषा अर्जन में। ये मैं लिख नहीं रही हूँ, अब बता रही हूँ कि बोलना और समझना हम इसी में सीखते हैं। जब हम आगे जाके भाषाई कौशल पढ़ेंगे ना, तब हमें इसके बारे में पता लगेगा। तो सहज और स्वाभाविक होता है। दूसरी बात क्या, बच्चा जो है परिवेश से सीखता है। ठीक है, परिवेश से सीखता है, जो भी उसके परिवार में जैसा भी परिवेश होता है उससे वह सीखता है। ठीक है, सबसे मुख्य बात, ये सवाल भी आ चुका है पिछली परीक्षाओं में कि प्रथम भाषा, ठीक है, मातृभाषा बच्चा कब अर्जित करता है? अर्जन की प्रक्रिया में ये आता है या अधिगम की प्रक्रिया में आता है? तो याद रखिएगा अर्जन। ठीक है, तो यहां पे बच्चा प्रथम भाषा, या अगर हम बोले तो क्या, मातृभाषा का अर्जन करता है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा कि हिंदी सबकी मातृभाषा नहीं है ना, सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है। चलिए, तो मातृभाषा का अर्जन करता है। अगर अर्जन की बात को हम कहें तो एक विद्वान है ना, नॉम चॉम्स्की, ठीक है, सबने उनका नाम सुना होगा। तो वे भाषा अर्जन उपकरण के बारे में बताते हैं।
वे कहते हैं कि भाषा को सीखने का जो बेसिकली भाषा कुछ सीखने की जो क्षमता होती है, अर्जित करने की, सीखने की नहीं, अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो व्यक्ति के पास बचपन से ही होती है। ठीक है, तो उनका ये मानना है। तो भाषा अर्जन उपकरण यही आपका आएगा। ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या अर्जित करता है, भाषा अर्जित करता है। ठीक है, तो मनुष्यों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। चलिए यहाँ मैं इसके आगे लिख भी देती हूँ, नॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, भाषा अर्जन हुआ। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, भाषा अधिगम के बारे में। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है, इसमें हमें सीखना है। भाषा अर्जन में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रथम भाषा या मातृभाषा को सीख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, भाषा अर्जन, ये याद रखिएगा कि हमेशा विद्यालय से पहले की बात है। ठीक है, यानी कि ये भी याद रखिएगा, विद्यालय से पूर्व, विद्यालयी शिक्षा से पूर्व। ठीक है, ठीक है, भाषा अधिगम विद्यालय के जाने के बाद। ठीक है, तो विद्यालय, यहां मैं केवल एक, बस आपको केवल इसीलिए शॉर्ट लिख रही हूं, विद्यालय। दूसरी बात क्या, ये प्रयासपूर्ण होती है। क्या, प्रयासपूर्ण, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण। दूसरी भाषा जो होती है वह प्रयास से सीखी जाती है, या अगर मान लीजिए आपने कोई भाषा अर्जित की है, ठीक है, वही आप जो है विद्यालय में पढ़ रहे हो, तो उसके अब आप नियम, कायदे, कानून, क्रमबद्धता, व्यवस्था सब कुछ सीखोगे, उसको एक व्यवस्थित क्रम से सीखोगे। जैसे बहुत सारे लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी ही है, अब विद्यालय में हिंदी तो पढ़ाई ही जाती है, तो अब हिंदी जो आपने अपने घर पे अर्जित की है वह और जो विद्यालय वाली हिंदी होगी उसमें बहुत फर्क होगा। ठीक है, यहाँ तो चलो आप व्याकरणिक ज्ञान नहीं रखते हो, लेकिन यहाँ आपको व्याकरणिक ज्ञान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रयासपूर्ण होती है। ठीक है, नियमबद्ध होती है, क्रमबद्ध। ठीक है, नियमबद्ध और क्रमबद्ध दोनों ही ये होगी। ठीक है, अब देखिए इसके भी मैं मुख्य पॉइंट आपको बता दूंगी। और प्रयास से सीख, मतलब सीखी जाएगी ये। ठीक है, यहाँ तो आप स्वयं अर्जित कर रहे हो, वहां आप स्वयं अर्जित नहीं कर रहे हो। इसमें संसाधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे किताब हो गई, टीचर्स हो गए। ठीक है, तो संसाधन जो भी हैं जो आपको भाषा सिखा सकते हैं उनकी यहाँ पे सहायता आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई सहायता लेनी ही नहीं है, या तो आप जो चाहे वो खुद ही सीख रहे हो, है ना, जो भी आपके परिवेश में आप सीख ले रहे हो। चल, अब भाषा अधिगम के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम द्वितीय भाषा या मानक भाषा सीखते हैं। ठीक है, प्रथम भाषा हमारी मातृभाषा है। ठीक है, द्वितीय भाषा हमारी क्या हो गई, इसमें हम द्वितीय भाषा या मानक भाषा, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। समझ गए, इसके अंतर्गत हम सीखते हैं द्वितीय भाषा या मानक भाषा। अब द्वितीय भाषा या मानक भाषा बहुत जरूरी होती है, किस लिए, समाज के लिए। ठीक है, समाज के लिए, यदि आप हर जगह तो अपनी प्रथम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते ना। दूसरी बात, द्वितीय भाषा और मानक भाषा से जुड़ी हुई है क्या, अगर हम उसको और दूसरे तरीके से बोलें तो क्या, औपचारिक भाषा। तो यहाँ पे हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप घर में तो मान लीजिए कैसे भी बैठते हैं, कैसे भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप साक्षात्कार देने जाएं, साक्षात्कार देने आप जा रहे हैं, ठीक है, और आप वहां पे अपनी अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो बताइए क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, है ना। तो अनौपचारिक भाषा केवल घर के प्रयोग या अपने बहुत क्लोज सर्कल में होती है, लेकिन जैसे ही हम
सामाजिक परिवेश में जाते हैं या बोलें कि एक ऐसे परिवेश में जाते हैं जो हमारे क्लोज लोग नहीं होते या परिवार नहीं होता, तो वहाँ हम हमेशा औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या होगा इसमें, देखिए द्वितीय भाषा मानक भाषा हो गई, औपचारिक भाषा हो गई। इसके पश्चात विद्यालय जाने के बाद मैंने बता ही दिया आपको, व्याकरणिक और नियमबद्ध होगी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो व्याकरणिक नियम इसमें हम सीखेंगे। अच्छा, एक और बात है भाषा अधिगम में कि अगर मान लीजिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हम यहाँ सीख रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी तो हमें आती है, हम क्यों पढ़े। अब आप हिंदी को क्रमबद्ध तरीके से सीखोगे, यानी जैसे मैंने कहा था ना कि बच्चे को ये नहीं पता है कि दादी को दादी क्यों कहा जाता है या माँ को माँ क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अब उसको यहाँ पता चलता है कि अच्छा संबंध है, ये पिता की मम्मी को जो है दादी कहेंगे। ठीक है, ये संबंध है, जन्म देने वाले को माता और पिता कहा जाता है, ये संबंध होता है। ये संबंध के बारे में, यानी माँ शब्द का अर्थ जो है उसे कहाँ मिलता है, स्कूल में मिलता है। समझे, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई उसके अर्थ नहीं मिल रहा है, बहुत कम अर्थ जो वो ग्रहण कर पाता है, वो भी सब अनुकरण के, जो भी सीखेगा वो अनुकरण के माध्यम से ही ग्रहण करेगा। यहाँ लेकिन उसको एक व्याकरणिक अर्थ जो है वह पता चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि व्याकरणिक अर्थ या व्याकरणिक नियम के साथ हो गए और औपचारिक भाषा हो गई। ठीक है, तो ये हमारी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं चीजें। ये हमारी एक और बात, यहाँ तो अवचेतन मन था, यहाँ अब चेतन मन होता है। क्या, चेतन मन। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे सतर्क रहते हैं, जो हम सीख रहे हैं क्या, हम यहाँ पे सतर्क रहते हैं, तो ये चेतन मन की प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ हम सचेत नहीं है कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ यदि हम अधिगम के अंतर्गत हैं और अगर हम अच्छी भाषा सीख रहे हैं या हम खराब भाषा सीख रहे हैं तो हम सचेत रहते हैं। मान लीजिए कुछ लोग अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि ये अपशब्द खराब है, इनको नहीं बोलना चाहिए। अगर वो उनका फिर भी प्रयोग कर रहे हैं तो वह अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ पे क्या है कि बच्चा अपशब्द का प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये अपशब्द है। ठीक है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए या इनका अर्थ ये है। यहाँ पे सब पता होता है, यानी वहां नकारात्मक या सकारात्मक अगर कुछ भी हो रहा है तो बच्चे को नहीं पता। लेकिन यहाँ यदि आप नकारात्मक भाषा सीख रहे हो या आप सकारात्मक भाषा सीख रहे हो तो आपको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हो कि अगर वहां बच्चा कुछ सीख रहा है तो दोषी कौन है भाई, उससे जुड़े हुए लोग। यहाँ अगर कोई कुछ सीख रहा है तो दोषी कौन हुआ, खुद आप। ठीक है, खुद आप ही हो जो अपनी भाषा को खराब कर रहे हो। ठीक है, लोग बोलते हैं, लोग जैसे मान लो अगर हम अधिगम और अर्जुन को सामान्य तरीके से देखें तो जैसे कि चोरी की बच्चे ने बचपन में, मान लीजिए कुछ भी उठा लिया बिना बोले और आपने उसको बताया कि नहीं करनी चाहिए, बच्चा वहीं पे बस इतना उसने समझ लिया कि नहीं करनी चाहिए, आगे से नहीं करूंगा, उसको सजा दे दी आपने। ठीक है, मान गया। यहाँ पे आप आए, अधिगम के अंतर्गत आए, आपने चोरी करना सीख लिया, आपको पता है, आप ये जानते हो यहाँ कि चोरी करना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, या झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, आप पर वह डिपेंड करता है अब कि आप चोरी करना चाहते हो, झूठ बोलना चाहते हो या नहीं। आप नकारात्मक अधिगम की ओर बढ़ना चाहते हो या सकारात्मक अधिगम की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी करोगे, जो भी सीखोगे, वह आप अपनी चॉइस से सीख रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा भाषा अधिगम और भाषा आपको मैंने आपको समझा दिया क्या, अर्जुन। अब हम बढ़ते हैं अधिगम के आधार। 3 आधार होते हैं अधिगम के। ठीक है, तो अधिगम के आधारों को समझेंगे। ठीक है, अधिगम के 3 आधार होते हैं। कौन से कौन से? पहला होता है आपका दार्शनिक आधार। अब अर्जुन को भूल जाइए बिल्कुल। ठीक है, अर्जुन को आप एकदम भूल जाइए। अब हम आते हैं अधिगम की बात करते हैं, क्योंकि अर्जुन तो एक विशेष
आयु तक ही सीमित है। ठीक है, तो अर्जन हमने भूल गए, लेकिन अर्जन हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं, अब भी ऐसी चीजें होती हैं इस उम्र में भी, कि हम स्वाभाविक रूप से कुछ ग्रहण कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, कभी भी यदि वह हो रहा है तो उसमें क्या है, प्राकृतिक है, आप सीख रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये ठीक है या नहीं। ओके, चाहे वह किसी शब्द के बारे में हो गया, चाहे वह किसी भाषा के बारे में हो गया, है ना, किसी भी बारे में। अब अधिगम की बात करते हैं, मुख्य हमारा क्या है यहाँ, अधिगम है। तो 3 इसके आधार होते हैं। पहला होता है दार्शनिक आधार, ठीक है, दूसरा होता है आपका सामाजिक आधार, और तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, तो यहाँ पे दार्शनिक आधार, दूसरा क्या है, सामाजिक आधार, तीसरा हमारा क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक हमारा जो है ये आधार हो गया। चलो, दार्शनिक आधार क्या होगा, अब पहले हम ये समझते हैं। तो देखो, ये पूर्णतः व्याकरण पे आधारित होता है और नियमबद्ध होता है। तो पूर्णतः व्याकरण पे आधारित और नियमबद्ध। ठीक है, तो हम इसमें जो भाषा सीखते हैं वह पूर्णतः व्याकरण पे आधारित होती है और नियमबद्ध होती है। ठीक है, यानी भाषा अधिगम यहाँ पे नियमबद्ध होता है। तो जो भी हम भाषा यहाँ सीखेंगे दार्शनिक में, वह हम ये सीखेंगे कि अच्छा, संज्ञा ये है, मेरा नाम क्या है, संज्ञा है, तुम्हारा नाम क्या है, संज्ञा है, दिल्ली क्या है, संज्ञा है। ठीक है, हमें ये पता होगा। हम यहाँ नियम सीखेंगे। दूसरी बात, क्रमबद्धता सीखेंगे। अच्छा, वर्ण सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ण सीखेंगे, फिर हम क्या सीखेंगे, शब्द बनाना सीखेंगे, फिर शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। उनसे संबंधित जो भी कारण होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, वाक्यों को और शब्दों को, उन सब के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, जबकि अर्जन में ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या हो गया दार्शनिक आधार हमारा, कि इसमें हम भाषा अधिगम क्या होता है, नियमबद्ध होता है। व्याकरण के नियम हम यहाँ सीखते हैं। भाषा अधिगम व्याकरण के अनुसार। ठीक है, बस इतना मैंने लिखा। और व्याकरण के अनुसार अगर मैं लिख रही हूं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि तुरंत इस बात को समझ जाना कि नियमबद्ध और क्रमबद्ध। ठीक है, तो व्याकरण के अनुसार यहाँ भाषा अधिगम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दार्शनिक आधार हुआ। और सामाजिक आधार क्या है, सामाजिक जो आधार होता है वह बेसिकली विचार विनिमय है ना, आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से होता है। ठीक है, भाषा अधिगम क्या हो रहा है, विचार विनिमय की। देखो क्या होता है कि भाषा को, अगर हम भाषा के जन्म के बारे में बात करें तो क्यों हुआ होगा, कभी सोचिए। विचार विनिमय बेहद जरूरी एक फैक्टर है इसके लिए, है ना। अपनी बातों को इधर से उधर पहुंचाना, अपने भावों को वहां दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना, उसके भावों को ग्रहण करना, उनको समझना। ठीक है, तो भाषा अधिगम जो है यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, कि सामाजिक रचना एवं विचार विनिमय की ने इसको जो है भाषा को जन्म दिया। यानी देखिए, हर समुदाय की ना अपनी अपनी एक अलग भाषा होती है और लगातार वह उसमें विकास करता रहता है निरंतर। ठीक है, तो विचार विनिमय मैं यहाँ पे लिख रही हूं। और क्या, हर समुदाय की अब देखो क्या होता है ना, कि आपका जो समाज होगा, आप उसके माध्यम से भी तो भाषा ग्रहण करोगे ना, कि नहीं करोगे, बिल्कुल सीखोगे, है ना।
जो आपके समाज में चीजें बोली जाती हैं, भाषा जिस प्रकार की बोली जाती है, जरूरी नहीं कि वह किसी अन्य समाज में भी बोली जाती हो। ठीक है, तो सामाजिक जो आधार है वह पूरा समाज पर जुड़ा हुआ है, यानी जो भी भाषा अधिगम हो रहा है वह समाज के आधार पर हो रहा है, समाज से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सामाजिक आधार में हमें समाज से जोड़ना है। चलो, मानसिक आधार मनोवैज्ञानिक क्या है? ये मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। से संबंधित। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया से ये संबंधित है आपका क्या? मनोवैज्ञानिक आधार। कैसे? कि हमें मान लीजिए किसी भी चीज को लेके उत्तेजना हुई। ठीक है, क्या? उत्तेजना। उत्तेजना में क्या होगा बताइए? हम प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया में क्या शामिल होगी? ध्वनि शामिल होगी ना। तो ध्वनि शामिल होगी, यानी उत्तेजना, प्रतिक्रिया, ध्वनि और फिर भाषा। ठीक है, फिर क्या? भाषा। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक जो है इसको देखते हैं। कैसे? उत्तेजना, प्रतिक्रिया, उसके बाद क्या? ध्वनि और क्या? भाषा। तो भाषा अधिगम को वो इस प्रकार देखते हैं कि किसी भी प्रकार की उत्तेजना में, किसी भी प्रतिक्रिया में, और वहां से ध्वनि उपजी, आप कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक आधार होगा। ठीक है, तो 3 आधार हो गए हमारे, यानी कि नियमबद्ध तरीके से सीखना, समुदाय से सीखना, समाज से जो भाषा अधिगम हो रहा है, और मानसिक प्रक्रिया से ये संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम के हमने 3 प्रकारों को समझ लिया। अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा कि आप इसको समझे नहीं या इसको छोड़ दें, है ना, छोड़ना नहीं है। प्रश्न जो आते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं। जैसे एक प्रश्न अभी आया है परीक्षा में कि मोहन बचपन से, जन्म से उड़िया भाषा जानता है। ठीक है, उड़िया भाषा जानता है, और उसका जो और उसने साथ में अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है? वाक्य क्या थे कि उड़िया भाषा भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो अब आपको भाषा अर्जन पता होगा कि जन्म से जो भाषा सीखी जा रही है वह किसके अंतर्गत आएगी, तभी तो आप जवाब दे पाओगे। तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि उड़िया जो है भाषा अर्जन के अंतर्गत ही आएगी। दूसरा, इसमें एक वाक्य लिखा कि अंग्रेजी भी भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगी, तो नहीं, अंग्रेजी उसने क्या है? सीखी है, तो अंग्रेजी भाषा अर्जन के अंतर्गत नहीं आएगी, वह उसकी द्वितीय भाषा हो गई। और वह किसके अंतर्गत जाएगी? वह अधिगम के अंतर्गत जाएगी। तो ऐसे सवाल आते हैं जो केवल और केवल समझ का परीक्षण करते हैं कि आप परिभाषाओं को नहीं रटना है। कभी भी भाषा शिक्षण में याद रखिए, परिभाषाएं नहीं रटनी होती, समझना होता है। समझ में अगर आपको आ गया तो आप प्रश्न का जवाब आसानी से दे दोगे। हाँ, जब व्याकरण की बात आएगी तब बिल्कुल आपको कुछ नियम याद करने होंगे, लेकिन यहाँ कोई नियम आपको याद नहीं करना है। ओके, यही अंतर है व्याकरण में और भाषा शिक्षण में। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये भी हमारी बात हो गई, हमें अंतर पता चल गए कि क्या क्या अंतर है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। ठीक है, कि एक अवचेतन प्रक्रिया है और दूसरी क्या है? आपकी चेतन प्रक्रिया है। एक में अनौपचारिक तरीके से भाषा सीखते हैं, एक में औपचारिक तरीके से भाषा सीखते हैं। एक में हम बोलना और समझना सीख रहे हैं, दूसरे में हम पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। जब हम भाषाई कौशलों की बात करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगी भी, हमारे 4 भाषाई कौशल होते हैं, मैं बता देती हूँ 2 मिनट में। ठीक है, ठीक है, कौन से? श्रवण, ठीक है, श्रवण कौशल। दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। तीसरा होता है आपका पठन, और चौथा होता है आपका क्या?
लिखित, ठीक है, लेखन, लिखित कौशल, ठीक है। चलिए, ये 4 कौशल, यही इसका सही क्रम है, ठीक है। क्रम भी याद रखेंगे, क्रम बहुत जरूरी है। अब इस पे ही सिंपल सा सवाल था, क्या जब भाषाई कौशल पढ़ेंगे सवाल बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर अधिगम अर्जन में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। क्या? देखिए, ये जो आपके ऊपर के 2 कौशल है ना, ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जन्म यानी कि विद्यालय जाने से पूर्व, यानी ये भाषा अर्जन में आएंगे, सुनना और क्या, बोलना, ठीक है। हालांकि ये नहीं आता है सुनना, मतलब हाँ, समझना, ठीक है। चलिए एक मिनट को, सुनना, इसको मैं लिख देती हूँ, सुनना, और ये बोलना, ये आपका हो गया पढ़ना, और ये लिखना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्या है, आपके प्राकृतिक हैं, ठीक है, नैसर्गिक हैं। इन दोनों को सीखना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों ऐसे ही नहीं आते हैं, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जो प्राकृतिक है वो किस में आएंगे, भाषा अर्जन में आएंगे, ठीक है। किस में आएंगे, भाषा अर्जन के अंतर्गत आएंगे। तो उड़िया वाला, जो उड़िया भाषा वाली जो बात थी वो तो समझ आ गई आपको। और ये किस में आएंगे, आपके अधिगम में आएंगे। सिंपल, अधिगम के अंतर्गत हम पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं, और जो है अगर हम बात करें प्राकृतिक यानी कि अर्जन के अंतर्गत हम सुनना। हालांकि सुनने का तो ये देखिए कि सुनना तो बच्चा बचपन से ही, मतलब जब से पैदा होता है तब से ही जानता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको फिर भी समझा दिया है इन केस, है ना। लेकिन बोलना वो प्राकृतिक रूप से सीखता है, यानी भाषा अर्जन में बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों प्राकृतिक होते हैं और ये दोनों आपके अधिगम यानी अधिगम के अंतर्गत आते हैं जब आप विद्यालय जाते हो तो, ठीक है। यानी हम इनको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि विद्यालय से पूर्व और विद्यालय जाने पर, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात। तो हमने जो है अंतर भी कर लिए कि अवचेतन और चेतन मन की प्रक्रिया, दूसरा आपका औपचारिक भाषा। फिर एक और बात रह गई क्या, कि वहां पे व्याकरण नहीं होती है भाषा अर्जन में, जबकि अधिगम में व्याकरणिक नियमों के अनुसार आप भाषा सीखते हो, ठीक है। अधिगम नकारात्मक है, सकारात्मक दोनों हो सकता है और आपको पता होता है। भाषा अर्जन क्योंकि प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, तो और चेतन अवचेतन मन की प्रक्रिया है, तो नहीं पता होता कि ये नकारात्मक है कि सकारात्मक है, बच्चा उसको सीख लेता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे अंतर भी हो गए सारे, मैंने अंतर आपको व्याकरणिक नियम बता दिए, क्रमबद्धता बता दी, सारे इसमें मैंने अंतर आपको बता दिए। हाँ, एक और बात मैं लिख देती हूँ यहाँ, याद आ गई मुझे, कि जब हम बात करेंगे, यहाँ खैर मैंने संसाधन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, संसाधन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कोई व्याकरण की किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब अधिगम के अंतर्गत जाते हैं तो हमें किताब की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो किताब के साथ हम सीखते हैं भाषा, वहां नहीं। चलो आगे बढ़े। अब बस एक जो हमारा विषय है, ठीक है, क्या है कि प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों को ही प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हमने इतने सारे कारकों के बारे में बात की, मतलब बीच बीच में हम कर रहे थे, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे परिवार, ठीक है,
क्या हो सकता है पहला कारक हमारा? उसका सामाजिक परिवेश या पारिवारिक परिवेश, कुछ भी ले लीजिए। तो हमने ले लिया पहला पारिवारिक परिवेश। ठीक है, पारिवारिक परिवेश। बच्चा कैसे इसको सीखेगा? देखो, मैंने बताया कि सबसे पहले बच्चा जो भाषा सीखता है वह परिवार से ही सीखता है। ठीक है, क्या? परिवार से ही भाषा ग्रहण करता है, यानी भाषा अर्जन कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। ठीक है, तो परिवार से भाषा सीखता है। ठीक है, सबसे प्रथम भाषा कहाँ से सीखेगा? परिवार। ठीक है, समझ गए? दूसरी बात क्या? भाषा अर्जन, अर्जन की प्रक्रिया सीख रहा है या अर्जन की प्रक्रिया परिवार से ही सीख रहा है। दूसरी बात, पारिवारिक परिवेश की भाषा। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, बच्चा परिवार से ही सीखता है। सबसे पहले जो पहला शब्द भी सीखेगा तो वह परिवार से ही सीखेगा। यहाँ पे अर्जन की प्रक्रिया उसकी परिवार के साथ रहते रहते शुरू हो जाती है, भाषा वह सीखने लगता है। ये तीनों पॉइंट तो आपको आराम से समझ में आ रहे हो। पारिवारिक परिवेश की जो भाषा है, जो भी वो हम परिवार में बोलते हैं, वही बच्चा सबसे पहले सीखता है। वह सारे बच्चों की अलग अलग भी हो सकती है, कुछ की समान भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ की हो सकता है कि एक जैसी हो, है ना, कुछ हिंदी बोलते हो, कुछ ब्रजभाषा बोलते हो, एक की ब्रजभाषा हो, एक की हिंदी हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबकी अलग अलग मातृभाषाएं हो सकती हैं। यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक। अब यहाँ बच्चा अर्जन में हमने बताया क्या कि अवचेतन मन की प्रक्रिया है, हमें यानी कि हम सचेत नहीं रहते, सजग नहीं रहते। ठीक है, सजग सचेत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चा नकारात्मक भाषा भी सीखता है और सकारात्मक भी सीख सकता है। यह किस पर निर्भर करता है? परिवार पर। परिवार कैसे बोल रहा है, परिवार किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। यदि परिवार में अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है तो बच्चा अपशब्द सीखेगा ही। ठीक है, यदि परिवार में अच्छी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो बच्चा अच्छी भाषा सीखेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक भाषा सीख रहा है, वह परिवार से सीख रहा है। ठीक है, कुछ जो पारिवारिक माहौल होता है वो ऐसे होते हैं कि बच्चे के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जो कि अपशब्द हों या फिर क्रोध भरे शब्द हों, है ना, आक्रामक शब्द हों, नहीं प्रयोग करते। तो वह बच्चा भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। लेकिन कहीं कहीं पर ये सब होता है, सारे शब्दों का प्रयोग होता है, तो बच्चा भी उनको ग्रहण करता है और साथ में यहाँ पे क्या आता है? पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति भी करता है, यानी उन्हें दोहराता भी है। घर में जो बोलेगा बाहर जाके डेफिनेटली वह उन्हें बोल देगा अपने दोस्तों के सामने ही। ठीक है, कहीं भी बोल देगा, लेकिन बोलेगा। तो परिवेश में पारिवारिक परिवेश से अर्जन भी प्रभावित होता है और अधिगम भी प्रभावित होता है, दोनों ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला हुआ। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हम देखते हैं आपका सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश, ठीक है, सामाजिक परिवेश, इसमें क्या होता है? देखिए, बच्चा या व्यक्ति जो भी है सामाजिक प्राणी है और इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी समाज के भीतर रहना पसंद करते हैं, है ना, उससे अलग रहना नहीं, सब समाज में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्राणी हम हैं। तो व्यक्ति क्या है? आपका सामाजिक प्राणी है। सामाजिक परिवेश में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है उससे भी हम सीखते हैं, है ना। हमारे समाज के, हमारे आसपास मान लो बच्चा खेलने जा रहा है
और भले ही वो घर में अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा है, आप पूरा ध्यान दे रहे हो कि बच्चा जो है अच्छी भाषा का प्रयोग करे, अच्छी भाषा सीखे, लेकिन यदि मान लीजिए वो खेलने गया और वहां कोई अगर अपशब्द बोल रहा है तो, या कुछ भी ऐसा शब्द बोल रहा है जो अच्छा नहीं है, जो उसे नहीं बोलना चाहिए, तो क्या होगा, तो वह सीखेगा। ठीक है, यानी पारिवारिक परिवेश से। और मान लीजिए कि आप तो चलिए लोगों को अपने घर में कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चों के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए, लेकिन यदि बच्चा 4 लोगों के बीच आपके साथ जा रहा है, ठीक है, तब आप सबको कैसे रोक पाएंगे? तो जो भी अगर बच्चे को वहां कोई भी वर्ड अट्रैक्ट कर गया तो बच्चा डेफिनेटली उसको सीखेगा ही। तो सामाजिक परिवेश भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चे की भाषा अर्जन और भाषा अधिगम कैसा होगा। और इस बारे में देखिए वाइगोस्की क्या कहते हैं कि व्यक्ति की भाषा उसके साथ, ठीक है मैं लिख देती हूं, व्यक्ति की भाषा उसके साथ, ठीक है, उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। बिल्कुल, कि भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। ठीक है, ओके। व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ जो संपर्क वह कर रहा है उसका परिणाम होती है, वाइगोस्की जी ने ये कहा। ठीक है, और ये बात पूरी तरीके से सत्य भी है ना, कि परिवेश में, सामाजिक परिवेश में जो भी भाषा चल रही है आप बिल्कुल उसको ग्रहण करोगे, है ना। अब अर्जन और अधिगम को कैसे प्रभावित करता है ये? जिसे अर्जन होता है जब बच्चा मान लीजिए 4 लोगों से मिल रहा है आपके साथ ही, ठीक है, या अपने दोस्तों से मिल रहा है, तो वो स्वतः ही ग्रहण कर रहा है, उसको नहीं पता कि ये शब्द अच्छा है या नहीं। लेकिन यदि अधिगम की बात हम करें तो सामाजिक परिवेश में अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, समाज के बीच में जा रहे हैं और आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग कर रहा है और वह अच्छा नहीं है, लेकिन आप भी उससे सीख ले। जैसे कि मैं अगर इसका बहुत अच्छा उदाहरण दूं ना, तो क्या है, अपशब्द, यानी जिसको हम और सामान्य अर्थ में कहें तो गालियां। ठीक है, सबको पता है ये गलत है, ठीक है, बोलने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है, लेकिन ये बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है ना। ये अपशब्द ही सबसे जल्दी ट्रांसफर होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सीखता है, दूसरे से तीसरा सीखता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अधिगम हुआ कि आपको पता है कि वह अच्छा शब्द नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगा। यदि बच्चे ने कोई ऐसा शब्द सुना जिसके बारे में वह नहीं जानता कि ये अच्छा है या खराब है और उसने वो ग्रहण कर लिया, तो भाषा अर्जन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो सहज हो, चाहे वह सीख रहा हो, प्रयासपूर्ण हो, दोनों ही जो है क्या होगा, इसमें प्रभावित होगा, सामाजिक परिवेश जो है प्रभावित करेगा। ठीक है, तो समाज में जो प्रयुक्त भाषा होती है, ठीक है, चाहे वह अच्छी भाषा हो चाहे वह खराब भाषा हो, आप उसको जरूर सीखते हो। और यहां भी मैं एक चीज लिख देती हूं कि अर्जन और भाषा अर्जन हालांकि ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, दोनों प्रभावित। ठीक है, चलिए, हो गया आपका। तीसरा हमारा है क्या, सीखने की तत्परता। ठीक है, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने की तत्परता कुछ अर्जन में भी जरूरी है और अर्जन में। कुछ बच्चे बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ को रुचि नहीं होती, है ना, कुछ बोल रहा है ठीक है, रुचि नहीं है तो नहीं सीखता वो। ऐसे ही अधिगम में होता है कि आप जब तृतीय भाषा सिखा रहे हो बच्चों को, तो कुछ बच्चे जल्दी ग्रहण कर लेंगे क्योंकि उनकी रुचि होगी,
ठीक है, तो यहाँ पे रुचि का सिद्धांत जो है आता है। यदि उनकी रुचि होगी उस पर्टिकुलर शब्द में या भाषा में तो वह तुरंत ग्रहण कर लेंगे। यदि उनकी रुचि नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। प्रथम भाषा तो खैर वो सीख ही लेता है क्योंकि अनुकरण के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे अधिगम, भाषा अधिगम ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको द्वितीय भाषा में रुचि नहीं है तो वह नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक चौथा फैक्टर और है जो मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 हो गए, पारिवारिक, सामाजिक और सीखने की तत्परता। चौथा है दैनिक जीवन के अनुभव। बिल्कुल, तो दैनिक जीवन के जो अनुभव होते हैं उनके उनसे भी बच्चा जो है भाषा सीखता है, दैनिक जीवन। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी बिंदु है इसका। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो जितने भी फैक्टर्स हैं ना वो इन चारों में समाहित हैं, सम्मिलित हैं, तो इसलिए उन्हें अलग से हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो, जीवन के अनुभव से अगर हम किसी भी भाषा को जोड़ दें, शब्दों को जोड़ दें, तो वह क्या होगी, सीखने में बहुत आसान होगी, सहज होगी। ठीक है, साथ ही क्या कर सकते हैं हम कि जोड़ अनुभव में यानी व्यवहार में उसको ले आए। ठीक है, तो व्यवहार में, भाषा को व्यवहार में लाना। ठीक है, जीवन के अनुभव से जोड़कर, ठीक है, भाषा सीखना। और क्या, सहज और सरल प्रक्रिया है ये। कैसे, देखिए, अगर आप किसी भी, जैसे अब जब हम बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हैं, आप पढ़ाएंगे, आप लोग भी, तो कैसे पढ़ाएंगे? एक होता है कि आया और आपने जो है लेक्चर दिया कि संज्ञा बच्चों ये होती है, सिंपल, या आप उनको संज्ञा उनके जीवन से ही जोड़ के बताइए ना, उसको आप बताइए, उनको बताइए कि आपका जो नाम है वह संज्ञा है। बच्चा इसको जल्दी ग्रहण करेगा, बजाय इसको कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, चलिए तो छोटा सा उदाहरण हो गया, हम भी बार बार आपसे एक चीज बोलते हैं, क्या, कि व्याकरण जो है, अगर आपको व्याकरण सीखनी है तो उसको आप व्यवहार में लाइए। अब जैसे लिंग है, आप लिंग या वचन सीख रहे हो, जब आप लिंग और वचन का प्रयोग करते हो तो क्या आपको परिभाषाएं याद होती हैं? नहीं याद होती हैं। आप कैसे सही लिंग और वचन का प्रयोग करते हो? क्योंकि वह आपके व्यवहार में है ना। आपको मैं बोलूं कि सेब बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आपके व्यवहार में, आपने परिभाषा नहीं रटी है, आपके व्यवहार में है कि हाँ सेब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जब भाषा को हम व्यवहार से जोड़ देते हैं, और आपको पता है आदतें तो छूटती नहीं है, तो आदतें चाहे अच्छी हों चाहे खराब हों, छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसी भी भाषा आप सीख रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सरल और सहज तरीके से उसको सीख जाते हैं, चाहे वो नकारात्मक भाषा हो चाहे वह अच्छी भाषा हो, सकारात्मक हो। जैसे अपशब्द होते हैं तो लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार में उसको शामिल कर लिया है ना। हर 2 बात के बाद उन्हें एक अपशब्द बोलना है तो वो शामिल हो गए। कुछ लोगों का क्या है कि वे अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह उसको जब अपने व्यवहार में उन शब्दों को शामिल कर लेते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से शब्द शामिल कर लेते हैं, तो उनकी भाषा में वह दिखते हैं। व्यवहार में शामिल कर लिए ना तो दिखेंगे। कुछ लोग अगर आप ध्यान देंगे तो जनरली दोस्तों के साथ भी बैठे होते हैं तो बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, और कुछ लोग कहीं भी कितनी भी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हैं तभी भी वहां एक अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि सहज सरल तरीका तो है, तरीके से भाषा ग्रहण हम कर लेते हैं जीवन के अनुभव से जोड़कर, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि वह जो भाषा हम जीवन के अनुभव से जोड़कर कर रहे हैं वह अच्छी भाषा हो। ठीक है, अच्छी भाषा ही हम ग्रहण करें। ठीक है,
तो ये सारे आपके दैनिक जीवन से संबंधित विचार हैं। चलिए, तो ये हमारे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक भी हो गए। अभी बहुत सारी चीजें हैं कि विद्वानों ने इनके बारे में क्या कहा, तो वह मैं खैर आपको बताऊंगी, अगली कक्षा में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले इनसे संबंधित कुछ सवाल भी आ जाते हैं, जो मैंने एक सवाल तो जैसे आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि यदि बोलना कौशल किस अधिगम या किसके अंतर्गत आएगा, अधिगम या अर्जन, तो अर्जन, ठीक है। बोलना हम वहीं पे सीख रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा, अर्जन के अंतर्गत आएगा। सारा ये जैसे एक सवाल आ सकता है कि रीमा लिंगों का जो है, लिंगों को जानती तो है, लेकिन कक्षा में जब वाक्य उसको लिखवाया जाता है तो वह उनका प्रयोग नहीं कर पाती या उन्हें पहचान नहीं पाती, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, अधिगम है कि अर्जन है, आप ये सोच के बताइए कि वह जानती तो है, वह प्रयोग तो कर रही है, लेकिन पहचान नहीं पाती, है ना। ये क्या है, वह खुद के लिए प्रयोग कर रही है, यानी उसके व्यवहार में, यानी उससे अनुकरण के माध्यम से सीखा हुआ है, लेकिन पहचान नहीं पा रही है जब कक्षा में उसको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे सवाल, इस प्रकार के सवाल आते हैं। सवाल एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आया था सीटेट में ही, अब कब आया था ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि विद्यालय जाने के बाद क्या होता है, भाषा अधिगम होता है कि भाषा अर्जन होता है। सोचिए कितना आसान सरल है। आप कुछ लोगों को क्या लगता है कि आसान चीज है तो बाद में पढ़ लेंगे, छोटी सी चीज है बाद में रिवाइज हो जाएगी, पर नहीं, ये बाद का और पहले का सवाल ही नहीं होता, जो है उसको तुरंत समझना चाहिए, ठीक है। अब इतना आसान सवाल, ऊपर ही ऊपर सतही सवाल है बिल्कुल, ठीक है। और आ गया सवाल ये भी था, एक बार पूछा गया था कि विद्यालय जाने से पूर्व की भाषा को क्या कहेंगे, ठीक है, यानी मातृभाषा किस में शामिल है, भाषा अर्जन में शामिल है कि भाषा अधिगम में शामिल है। कितना आसान सवाल है ना, ऐसे ही सवाल इस पर बनते हैं, ठीक है। कारक परिवार से जुड़े हुए, ठीक है, दैनिक जीवन से, इन सब पर ऐसे जो व्याख्यात्मक सवाल होते हैं ना, वह आपके बनते हैं। अब ये आसान विषय भी है और थोड़ा जटिल भी है। जटिल मतलब कि समझने वाला है, आपकी समझ का परीक्षण इसमें होता है। सिंपल सा आ जाएगा कि व्याकरण के नियम बच्चा कहाँ सीख रहा है, भाषा अधिगम में या अर्जन में। औपचारिक भाषा किसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ये सारे अवचेतन मन की प्रक्रिया किस भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं आपके, इनसे बन सकते हैं। या मानक भाषा या द्वितीय भाषा किसके अंतर्गत है, ब्रज की मातृभाषा किसके अंतर्गत है। तो ये सारे सिंपल से सवाल हैं। सवाल सरल हैं, लेकिन अगर आप इनको छोड़ दोगे सरल विषय कह के तो इनको नहीं हल कर पाओगे, तभी आपके लिए कठिन बन जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, और अब बाकी जो इसका विषय है ना, अभी विद्वानों के बारे में भी है और फिर थोड़ा बहुत और है भाषा अधिगम में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, जितना भी आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। कि जितना भी आज पढ़ाया रिवाइज कर लीजिए तो आपका काम हल्का हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और कॉपी बंद कर दी, बिल्कुल नहीं। रोज जो पढ़ रहे हैं उसको रोज रिवाइज करने से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए, आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।